बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। ये एक बहुत ही बेहतरीन बसों का मंसूबा है जो वफाक की जानिब से कराची के शहरियों को पेश किया गया था और इसके मुताबिक इस मंसूबे के मुताबिक, इस प्लान के मुताबिक कराची के शहरी इन जदीद बसों में जो है सफ़र किया करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा, एक ज़बरदस्त किस्म का ख्याल था और आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि ये ख्याल जो है ये हकीकी शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा या नहीं, क्योंकि बसें जो हैं वो कराची पहुंच चुकी हैं और वो पोर्ट पे खड़ी हैं इस वक्त। बसों के हवाले से ये मतलब जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई हैं कि बहुत ही आरामदेह नशिस्तें मौजूद हैं इसमें। माजूर अफराद के लिए अलग व्हील चेयर्स की जगह भी मुख्तस है। सीसीटीवी कैमरे उसमें नस्ब हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज किया जा सकता है और एक वक्त में 150 के से ज़ायद 150 अफराद जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर खुदा न ख्वास्ता कोई आग लग जाती है बस के अंदर तो वो खुदकार ऐसा निज़ाम मौजूद है जो आग को बुझा देगा। तो फिर अभी इसकी एक चाइना में इसका वो क्रैश टेस्ट भी किया गया है, तो उसके बाद भी ये बात वाज़ेह हुई है कि ये मुसाफिरों के लिए बेहतरीन और महफूज तरीन बस है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई शहरियों के हिस्से में आएंगी, शहरी जो हैं इस पे सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि इनको जिस अलग रास्ते पे चलाना था, जिन सड़क जो इनके लिए अलग सड़कें बनानी थी वो अभी तक नामुकम्मल है। आइए अपने मेहमान से इस हवाले से बात करते हैं कि ये क्या मंसूबा है, ये कब तक मुकम्मल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं लईक अहमद साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं और इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा अभी अगले कुछ अरसे तक? देखिए फ़हीम, बात ये है कि मंसूबा हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया रहा है। ख़ास तौर पे हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिसको सुनहरे ख्वाब दिखाते रहे लोग, हमेशा ये होता रहा है कि जो मंसूबा 1 साल का होता है तो 10 साल में तैयार होता है। जिसका बजट 1 अरब होता है तो 10 अरब में पहुंच जाता है और ये सारा बोझ आवाम के ऊपर होता है। आवाम को खुशी दिखाई जाती है, एक खुशी की लहर आती है कि जी आपके लिए ग्रीन बस और ये फला मंसूबे। सबसे बड़ा मसला ये ग्रीन बस जो अभी आई हैं वो पोर्ट पे से कब आएंगी ये अभी नहीं पता, इसलिए कि अभी उनके रोड्स तैयार नहीं हैं। गुरु मंदिर के बाद से टावर तक का रोड अभी क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा, ये जो मंसूबा बना था, जो इसके रोड्स थे, उस रोड से जो एंड जो जिसका था, जो इनका लास्ट स्टेशन था, उस पे आपने इतना पैसा बर्बाद किया। इससे पहले ग्रीन बस का एक स्टेशन तैयार था, उसमें भी अरबों रुपए की बसें जो है पड़ी हुई हैं खस्ता हालत में, जो ब्लॉकों पे खड़ी हुई हैं, टायर गायब हैं और मुझे बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। नहीं तो मुझे भी यही खदशा लग रहा है जो ये ग्रीन बसें जो अभी आ गई हैं पोर्ट पर खड़ी हुई हैं कि उसका भी हाल यही होगा क्या। दूसरा, जो लार्ज स्टेशन दिया इन्होंने ग्रीन बस का सुरजानी के अंदर, तो सुरजानी के अंदर उन्होंने 4 सेक्टर को बर्बाद कर दिया। कैसे? इसलिए कि जो रोड्स निकाले हैं, जो लोग आपस में इधर उधर जाते थे, लोग गाड़ियों से भी ख़रीदो फरोख्त के लिए इजी था। अब बीच में से जो रोड निकाला है तो 4 सेक्टर बिल्कुल बॉन्ड हो गए। वो 4-5 किलोमीटर टर्न करके आएंगे, लोग इधर से उधर सामान नहीं ले सकते हैं। इस पे बड़ा मामला हुआ है। दूसरी बात, ये सारे मंसूबे जब तक ताए तकमील तक पहुँचेंगे सर, इस शहर से, इस मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं होगी जब तक ये मामला बेहतर नहीं होंगे। जब तक करप्शन रहेगी ये मंसूबे हमारे ऊपर बोझ बने रहेंगे, हम सुनहरे ख्वाब देखते रहेंगे। वो जी ग्रीन बस का रोड बन गया है, प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जैसे घरों से निकली है, और हम आज मट्टी धूल में रोड किस तरीके, इस ग्रीन बस ने कितना जीना हराम किया। ख़ास तौर पे ये नॉर्थ कराची और सुरजानी से लोगों का 4K चौरंगी 10 साल बर्बाद रही।
उसके बाद फिर बनी, फिर अभी भी लोग अजियत का शिकार बने हुए हैं, उस पर कोई पुरसान हाल नहीं। आप सही है। बसों का देखें, जब रोड्स वगैरह नए बनाए जाते हैं या रास्ते जब बंद होते हैं तो तकलीफ तो होती है, मगर उसके बाद तो फायदा आवाम का ही होता है। आप देखें कराची शहर में जितने पुल बने हैं जिनका आज हम फायदा उठाते हैं, और सिग्नल फ्री रोड्स, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बीच में एक तकलीफ का दौर तो गुजारा ही है ना हमने, जब ये सड़कें बंद हुई थी, वही पूरी बात तैयार पता हुई है थी। क्या, ये सब चीज़ें हैं, तकलीफ होती है, लेकिन जब आप जिस जगह से बसें मंगाई हैं ना, आपने एक बड़ा अच्छा उसका पिक्चर पेश की कि भाई वो गाड़ी में CTC कैमरे होंगे, ये सहूलत होगी, फला होगी, तो वो लोग तरक्की करी इन्होंने। तो पहले आवाम को सहूलत देते हैं, सर्विस रोड बना के देते हैं कि इनको प्रॉब्लम ना हो। और इस शहर के अंदर ये भी बनी है, ग्रीन बस के जो स्टॉप बने, जो ब्रिज बने हैं, ये रोडों पे इनके पिलर बने हैं। कौन सी दुनिया में बता दे कहाँ ये बनते हैं रोडों पे पिलर? उनके अपनी कंपनियां होती हैं, जो ठेकेदार होते हैं वो बना के लाते हैं, रोडों पे सर बने, अजियत का शिकार। आप सही कह रहे हैं। रोड्स के हवाले से जो पिछले साल बारिशें हुई थी, बारिशों की वजह से जो रोड्स टूटे थे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। ये ऐसी सूरत हाल भी शहर में है, कराची शहर में देखी जा सकती है। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस हवाले से बात, आप दोस्त भी कॉल कर सकेंगे एक वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जनाब लईक अहमद साहब से, जो अभी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और लईक साहब के साथ साथ हमें अभी ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने। आप एक सोशल वर्कर हैं, वकील हैं, माहिर तालीम हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ साहब, कराची के शहरी होने की हैसियत से इस ग्रीन लाइन के मंसूबे की वजह से कुछ खुशी महसूस हुई, कोई उम्मीद, कोई आस? आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में, ज़रा वो बयान कीजिएगा। एक तो चले शुक्र हुआ, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो एक वो जो बिल्कुल एक वो हुआ था कि कोई मंसूबा मेगा कराची में शुरू ही नहीं हो रहा था, तो कम से कम बसें आ गई 40, और उम्मीद है कि 40 बसें और भी आ जाएंगी। तो एक मेगा प्रोजेक्ट कराची का जो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि वो KTC के बाद कराची ट्रांसपोर्ट जो थी सर्विस थी, सेंटर था, वो उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम वजूद नहीं आया था। हाँ। अब KTC के बाद ये दूसरा बड़ा गवर्नमेंट का होगा जो पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, कितने % काम आप समझते हैं कि इस पूरे मंसूबे का हो गया? हाँ, तकरीबन 90% काम हो गया है, और थोड़ा बहुत फिनिशिंग के जो काम बाकी है वो उम्मीद है अभी अगले महीने तक हो जाएगा। जी लेकिन साहब, आपकी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है इस हवाले से। सर अभी जैसे राना साहब कह रहे हैं 90% हो गया, मैं समझ रहा हूँ 60% हुआ है। अच्छा। इसलिए जैसा भी कहा, रोड्स वगैरह तो बन रहे हैं ऊपर के। अभी आप देखें ना, गुरु मंदिर से टावर जाना है इसको, हाँ। वो उसी हाल में पड़ा हुआ है। जब ये 1 साल का 2 साल का मंसूबा था, जो अभी 4 साल खींच गए, तो आगे जो मंसूबा है वो भी, ये रोड जो टावर तक जाना है, वो तो मैं देखता हूँ 1 साल भी नहीं भी तैयार होगा। ये क्या कायदे आज़म के मज़ार पे खड़ी होंगी बसें? सर हाँ, ये असल में गवर्नमेंट ने इस पर ही इसको नुमाइश पे ही ख़त्म करने का, अभी मीटिंग्स भी हो रही हैं इस सिलसिले में कि शायद आगे जाना जो है वो एक मुश्किल काम होना, वहाँ पे जाना एक मंसूबे में ज़रूर था पहले एक्सटेंशन का, लेकिन क्योंकि वो जामा क्लास के ऊपर जो है बड़ी नैरो जगह थी, गोल्डन मार्केट बड़ी नैरो थी, मेमन मस्जिद, तो उसके ऊपर से जब तक वो फ्लाईओवर्स और ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती, ये सही कह रहे हैं, उस वक्त तक तो मुश्किल है चीज़ें। लेकिन ये है कि कराची में इसको नुमाइश तक भी अगर ये चला दें तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा, वैसे कराची के शहरियों को क्या फ़ायदा होता है इससे? मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर होती है ट्रांसपोर्ट, तो उससे मतलब ओवरऑल ट्रैफिक पे और शहरियों की सहूलत के हिसाब से क्या आप कराची एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो है ही नहीं ना। और अब अगर ये ट्रांसपोर्ट की इस तरह के एक मंसूबा नहीं है, बहुत सारे मंसूबे पाइपलाइन में हैं जो जिन पे काम क्या है कि अब रेड लाइन के ऊपर जो है वो मॉडल कॉलोनी से नुमाइश आना, तमाम जो लाइनें नुमाइश ही आएंगी।
अगर जो रेड लाइन को देखें तो मॉडल कॉलोनी से लेकर नुमाइश तक अभी उस पर इतनी हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं डोनर्स के साथ भी, सब यहाँ उसकी सोशल कंप्लाइन की भी। अभी पिछले दिनों जो वो डिसेबिलिटी लोगों के लिए वो व्हील चेयर का एक्सेसिबिलिटी, उसी पे मीटिंग थी। लेकिन अब तक आप देखें रेड लाइन की कोई एक ईंट भी नहीं रखी गई, कोई काम मॉडल कॉलोनी से शुरू ही नहीं हुआ कि जो वहाँ पे आएगा नुमाइश तक। अभी जैसे फ़हीम मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ मंसूबे जो है ना शुरू तो होते हैं, वो 10 साल तक चले जाते हैं, एक साल वाले मंसूबे। फिर अभी जदीद बसें आप मंगा रहे हैं, आपने इस जदीद दौर में इस मुल्क में क्या करा? अच्छा देखें, वही वेंडर एक मिनट देखें, अभी भाई बात ये है कि हम पहले ये टांगों में सफ़र करते थे लोग, आज वो चिंची आ गया, वो इलेक्ट्रिक घोड़ा आ गया है। क्या दिया आपने? और फिर दूसरी बात, आपने कराची सुरजानी से ये नुमाइश तक के लिए आपने ग्रीन बस का बनाया है, और जो दूसरे इस शहर के लोग हैं क्या लावारिस हैं, उनको क्या दिया आपने? ग्रीन बस का करा था, लोगों में लाए थे, वो क्या हुआ? आज भी अरबों रुपए की बसें जिनके ऊपर व्हील नहीं है, पत्थरों पे खड़ी हुई हैं, क्या उनको ऑन नहीं कर सकते थे? पुराने मंसूबे जो बहुत मंसूबे, नेमतुल्लाह साहब के जमाने में जो बस आई थी स्वीडन वाली, स्कैनिया बस आई थी, वो भी 16 रुपए किलो के हिसाब से बिकी। अल्लाह, देखें कितना बड़ा नुकसान है ये, अरबों रुपए का मंसूबाबंदी की। ये करप्शन नहीं खत्म होगी इस मुल्क से तो कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। सर इस पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी है आपके साथ। जी इम्तियाज साहब, भाई मुझे आवाज़ आ रही है, मैं अपनी टीम से बात करूँ, मुझे आवाज़ आ रही है, यहाँ स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मेहमान भी हमारे सुने। अच्छा जी इम्तियाज साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ जनाब। और एक बात है फहीम भाई, वो गाना है ना, सितारो तुम तो सो जाओ परेशान रात तारी है, और मेहरबान बड़ी देर की आते आते, तो हम कराची वालों के लिए यही सारी चीजें हैं। सारा जहां परेशान है, सितारो तुम तो सो जाओ परेशान रात है। बात यह, अगर 1965 वाला कराची हमें लौटा दिया जाए जिसमें ड्रम पट्टा चलता था, और आपको याद है डबल टाइगर बस चलती थी, रोजाना सर्फ के पानी से पूरे इम्प्रेस मार्केट और सदर को धोया जाता था। वही खुदा की कसम मैंने आंखों से ये देखा है। बात इसलिए है कि इलेक्शन का जब जमाना करीब आने लगता है तो ये होशियारी पकड़ते हैं, ग्रीन लाइन और रेड लाइन वगैरह वगैरह। ये तो यार आप एहसान थोड़ी कर रहे हो, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का पैसा है, आपका एक पैसा नहीं है। असल में ऑनेस्टी की किल्लत है। वो औरंगी टाउन 5 नंबर पे 10 साल से वो मैं देख रहा हूँ कि बन रहा है, और फहीम ये 6 महीने का काम होता है। अल्लाह जाने मैं समझ नहीं सका कि हमारे लोगों को परेशान करके क्यों खुश होते हैं। अरे भाई, लोगों को खुश करके तो आप खुशियां अपने घर में लाओ, और बात दरअसल वही कामिल मुसलमान है, इंसान है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में खुशियां रख करे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं इम्तियाज साहब कि आपको लगता है ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये एक अच्छी चीज है कराची शहर के लिए? कमाए और साइड लाइन पकड़ा मगर मेंटेनेंस कौन करेगा? मैं आपको दावे से कहता हूँ फहीम, ये बात आप नोट करें, ये सारे बसें चलने के 6 महीने या साल बाद ठप ना हो जाए तो फिर मेरा नाम आप पाकिस्तान इम्तियाज पाकिस्तानी के अलावा कुछ और रख दीजिए, क्योंकि ऑनेस्टी की ठीक है। और एक चीज और, अल्लाह पाक ने भी कुरान में फरमाया ना कि अगर मैं गलती और साजिश पकड़ना चाहूँ तो कोई शख्स एक कदम नहीं चल सकता। इसी तरीके से जुल्म करने वालों को चाहिए, अल्लाह ढील देता है, और अल्लाह से बड़े तो ना वजीर आजम है, ना कोई बादशाह है, ना कोई गुजरा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए, अवाम पे इतना जुल्म ना करे। अभी बिजली में भी 30-40% टैक्स लगा दिया है, खुदकुशियों का रेशो बढ़ जाएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक्फा के बाद मिलते हैं भाई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लईक खान साहब और राना आसिफ हबीब साहब। वक्फे से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि हमें 1965 वाला जो कराची है वो वापस लौटा दें। सर आपके सफ़ेद बाल देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1965 वाले कराची को आपने शायद देखा हो कैसा था, मतलब क्या वो ऐसी चीज़ है जिसको आज भी ख्वाहिश करते हैं?
असल में लोग माजी में बहुत रहते हैं। अब देखें दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है और ये यूटोपियन एक थॉट तो हो सकता है कि हम माजी में चले जाएं, लेकिन जिस रफ्तार से कराची की आबादी बढ़ी और कराची का जब देखें केडीए डेवलपमेंट ट्रस्ट होता था 1960 से पहले, फिर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जब से बना और उसके बाद फिर एमआरबी प्लान था कराची को सुरजाने की तरफ एक ब्यूटीफुल, अगर आप न्यू दिल्ली देखें और न्यू कराची देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो वहाँ की प्लानिंग है, अगर आप जो थी कि किस तरह एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, वो तो आपने 2-3 चीज़ों से ख़राब कर दी। एक तो अफ़गानिस्तान के इन्वेजन में आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपने मनशियात और स्मगलिंग और आपने तमाम चीज़ें वो है वो वहाँ से एक बैगेज पूरा ले लिया, जो एक क्लाशनकोफ कल्चर का और चीज़ों का। और फिर आपका सिटी में तो आपने 60 बर्मी और बंगालियों की आबादियाँ ला के बसा दी, आपके टेक्सटाइल सेक्टर ने और आपके फिशरीज के सेक्टर ने। अब वो 60 आबादियों का बोझ, वो 13 आबादियाँ अफगान आबादियाँ, एक खिचड़ी सी आपने पका दी। और एक अजीब सा हो गया कि कोई शहर ऐसा होता है जिसमें फॉर्मल हाउसिंग जो है वो 40% हो और नॉन फॉर्मल जो हो कच्ची आबादी वो 60% हो। आपने रंगी टाउन की सबसे बड़ी कच्ची आबादी एक बना ली। सही। तो इन चीज़ों के बाद फिर आप वो नहीं सोच सकते कि उसी तरह देखें आबादी जो है ना, ये एक ग्रीन लाइन क्या 100 ग्रीन लाइन बन जाए, आबादी का सैलाब सबको खा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लेक साहब ये बताइए, जिस तरह अभी हम इम्तियाज़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन से पहले ये इस तरह के काम जो है ना हुकूमतें किया ही करती हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये एक अगले इलेक्शंस की वजह से इन्होंने अभी शुरू किया है? देखें वो बात उनकी सही है, इलेक्शन करीब आते हैं तो बहुत सी चीज़ें सही होने लगती हैं कि रोड्स भी, जब बजट का टाइम आता है तो कुछ रोडों के भी मामला पैवन लगाना शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे ये इफ्तिताह होगा ना, ये ग्रीन लाइन जो 40 बसें आ गई हैं, उस पर कितनी बातें होंगी। हमारे गवर्नर साहब भी, वज़ीर आला साहब भी, MP MNA भी बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे और उसका मुस्तकबिल मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि माजी में भी किस तरीके से बैठे रहे, अभी जैसे अभी भाई ने फरमाया कि नियामतुल्लाह साहब के दौर में जो बसें आई उसका क्या हाल हुआ, और अभी भी ग्रीन मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में आई, बड़ा कामयाब दौर उनका तस्वुर किया जाता है। उस दौर में भी जो बसें आई उनको अभी भी सर जंग लगे हुए पड़ी हुई। देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो बात होती है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी काम किया तो नियामतुल्लाह साहब ने भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, दोनों ने अच्छा काम किया। लेकिन कोई ऐसा काम तो बताएं जिससे आवाम को सहूलत मैसर हो रही हो। आज सेवरेज का निज़ाम कितना बेड़ा गर्क हुआ है, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, गैस मिल नहीं रही, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, हमें तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कोरोना करते हैं, आप गलियों में गटर के पानी बह रहे हैं, तो किधर बीमारियां आएंगी, सेहत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। मैं आप अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे आपसे यही कहना था कि देखें, हमें ये अभी वाला कराची नहीं चाहिए। इतने खराब कराची का हशर कर दिया है, इतना हशर खराब कर दिया है कि आपको खुद भी अंदाजा होगा, आप कहीं भी निकल जाए टेलीविजन और डिफेंस के सड़कों को छोड़ के आप यहाँ पे एवरी एरिया या नॉर्थ नाजमाबाद कहीं भी आप जाएं, आप देखें सड़कों का क्या हाल हुआ है। रिटर्न उबल रहे हैं, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, हर जगह यही हाल है। बसों का आप जदीद बसें कह रहे हैं, अगर पुरानी बसें भी होती ना कराची की जो पहले चलती थी, जो बसें चल रही थी वही अगर चलती रहती जब भी गनीमत था। अब तो है ही नहीं, जदीद बसें आएंगी, कितनी आएंगी? ये कराची की आबादी के लिए पूरी तो नहीं पड़ेंगी ना, और नुमाइश तक चलाएंगे सरजानी से। आप ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, लोग ठीक है, थैंक यू सो मच राना साहब, इनका सवाल बड़ा वैलिड है। मगर एक चीज़ कराची के अवाम के साथ ज़्यादती तो हुई है, मगर मैं माजरत चाहता हूँ कि कराची ही वो शहर था जहाँ पे कोई भी एहतजाज होता था तो बसों को आग लगा दी जाती थी। हजारों बसें जलाएगी। तो जो प्राइवेट से ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर आप भी होंगे तो आप नहीं कूदेंगे सर इस जगह पे जहाँ 60-70 लाख की 80 लाख की बस बंदा वायलेंस के नैरेटिव में जहाँ तशद्दुद हो रहा हो, किसी वक्त आप शहर को बंद कर दें, स्ट्राइक कर दें एक आवाज पे, उसके बाद जनाब आप और आप अपनी रिकॉर्ड कराने के लिए बसों को आग लगा दें। सियासत की कामयाबी 100 बस्ता जलाने को समझे। हाँ, ये तो नहीं दुनिया में चलता ना किसी भी जगह पे। आप देखें ये निज़ाम एक दिन में नहीं बैठा ट्रांसपोर्ट का,
ये आहिस्ता आहिस्ता जो है निज़ाम जो है ट्रांसपोर्ट का बैठा, और हुआ ये कि जो पानी की कमी हुई तो जो जितने में मजदा 3500 बसें चलती थी सबने पानी के टैंकर बना लिए, क्योंकि बिजनेसमैन तो फायदा देखता है ना, उसका फायदा किस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन बसों का मंसूबा है, इसको अगर कंपेयर किया जाए कि देखें जो आइडियल जो ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है जो बाहर की दुनिया में हमें जो मिलता है, हमें क्या उसको फॉलो करने की हम कोशिश कर रहे हैं? ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के हवाले से ये पहला स्टेप कहा जा सकता है इस मंसूबे को? जी मैं समझता हूँ पहला स्टेप है। हमें इसी तरह मॉडर्न जो मास ट्रांजिट के जो प्रोग्राम है, अभी सर्कुलर रेलवे है, इस तरह की चीज़ों को बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी आपके इतनी वर्कफोर्स हो गई है। आप देख लें कि अगर सिर्फ मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और रिक्शे की रजिस्ट्रेशन ही को अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉलो करें तो आपको अंदाजा होगा कि उसका रिप्लेसमेंट क्या मिला, मोटरसाइकिल और रिक्शा आपको मिल गया। सर मिलियंस ऑफ बाइक्स हैं सिर्फ कराची में, मिलियंस ऑफ बाइक्स। और इसके लिए देखें ये जो पहला स्टेप है कराची में, इस वक्त तक अगर जो पॉलिटिकल एलीट है कराची की वो अगर मुखलिस होती तमाम सियासी जमातें, तो आज तक जो है ये कराची के जो 5-6 लाइनें हैं, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ये सब कंप्लीट हो चुकी होती और लोग एक इज्जत का और एक सुख का सफ़र कर रहे होते। बिल्कुल सही। अच्छा लेख साहब, अगर मुस्बत सोचते हुए, एक अच्छा गुमान करते हुए इस मंसूबे को हम कराची वाले जो हैं वो अगर वेलकम करते हैं, तो हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आपके ये इस तरह जो है सारे मतलब इस मंसूबे को देखा जाए, ताकि ये पिछले मंसूबों की तरह ये ना बसें ख़राब हो, ना स्क्रैप में देनी पड़े, ना ईंटों पे खड़ी करनी पड़े? देखें फ़हीम, बात ये है कि इस मंसूबे को अगर कामयाब वाकई करना है, जी जी, और इससे दिलचस्पी है, इस आवाम से मोहब्बत है, तो सबसे पहले करप्शन ख़त्म करें। करप्शन खत्म। दूसरी बात कि जो तकमील प्रोग्राम है उसको सियासत की नज़र ना करें, ठीक है, अपनी सियासतें ना चमकाएं, इस अवाम से मोहब्बत करें, अवाम से मुखलिस होकर काम करें, अवाम को सहूलत देने की बात करें। आया कि ये नहीं कि ये फ़ला कौम है, फ़ला कौमियत में ना बांटें, इसको एक कौम पाकिस्तानी बनाएं। इस शहर कराची को जो ऑन करता है पूरे पाकिस्तान को, इसको ऑन करने की कोशिश करें या सहूलतें देने की कोशिश करें, तो ये कामयाब होगा, वरना ये भी चंद दिनों में नज़रअंदाज होगा और वही हाल होगा जो दूसरी बसें खड़ी हैं। फिर जो इतनी जदीद बसें मंगा रहे हैं, उन पहले इससे तो नहीं थी ना जदीद बसें, जो पहले कचरे में खड़ी हैं, क्या इसका मेंटेनेंस करने वाला कोई है? सही। ये क्या इसको कोई ऑब्लाइज कर सकोगे आप? सर वो अभी इम्तियाज साहब ने यही बात की कि आज से 6 महीने बाद देखिएगा इनका क्या हाल होगा, मेंटेनेंस नहीं होगी, मगर इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है, पता नहीं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर इनके अंदर सियासी मुदाखलत ज्यादा ना हुई तो ये कंपनी जो है मेंटेन भी करेगी और इसको चलाएगी भी, क्योंकि एक पूरा एक आपको पता है जब बीओटी के तहत जब बिल्ड करते हैं चीज़ें, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक पूरा मैकेनिज्म है, इसमें एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, कैमरे, सीसी कैमरे लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर अगर शहरी भी कोऑपरेट करें तो हो सकती हैं। जो पेशावर बीआरटी में फ्लॉज आए वो शहरियों की सोशल मीडिया की वीडियोस की वजह से तो ठीक करने पड़े। हाँ सर, मैंने मेट्रो बस जो है लाहौर वाली, उसमें मैंने स्पेशल जाके मैंने सफ़र किया, मैंने देखूंगा जाके क्या है क्या है। देखिए वो ऑरेंज लाइन मेंटेन कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन जो साबका हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत चंद मुल्क हैं जिनमें ऑरेंज लाइन मौजूद है। अच्छा, अब ये बातें करना ना कि ये नहीं बनाते, अब ये तो वही वाली बात होगी। हम कहते हैं कि वो अक्सर जब कोई काम होता है तो हम कहते हैं नहीं, ये अगर ये नहीं होता ना, SIUT गुर्दों का ना हम बनाते, दिल का अस्पताल अच्छा बना लेते। अरे भाई, जो दिल गुर्दे का बन गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है। कराची में मतलब बसें आ गई और ये आ गई, लेकिन बात ये कि उसके आगे जो सियासत की नज़र तो ना करें। और ये होगा, देखें इस शहर के अंदर कोई चीज़ थी, किसी बात पे एहतजाज होता था, आज इस कराची को ऑन करने वाला कोई नहीं है, लावारिस हो गया है। जिस तरीके से आपने कहा कि आपने अफगानी भर लिए, बंगाली फला फला भर लिए, तो इस कराची के साथ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इस ना मकामी पुलिस है आपके पास, ना मकामी डाकू है, ना मकामी भिखारी है, इमाम मोहसिन भी नहीं है। डाकू तो हो सकता है। तो किधर हैं आप? नहीं, आप बहुत सारे मुल्क देख लें जिसमें जहाँ पे माइग्रेशन होती है। जब तक कराची हम अमेरिका की मिसाल दें, अमेरिका में कोई भी अमेरिका का मुकामी, अब रेड इंडियन के अलावा अमेरिका का कौन से मुकामी लोग हैं? लेकिन अमेरिका चल रहा है। शहरी तो मकामी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब आप देखें ये जो हमने बहुत सारा KMC है,
उसमें मुकामी की आदत आई कराची की, क्या बेड़ा गर्क हो गया पूरा। अच्छा ये हम ये नहीं कि मुकामी या गैर मुकामी, आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि कोई चीज खराब ना हो। करप्शन और वाली बात इनके ठीक है। लाइक साहब का पॉइंट करप्शन वाला सबसे अहम है कि सबसे बुराइयों की 100 बुराइयों की जड़ करप्शन है। इसको खत्म कर दें आप, और ये ना सियासत की नजर ना करें। वो कह दी मेरा ये MQM का इलाका है, ये PTI का, ये पीपल्स पार्टी का, ये शहर कराची सारा हमारा इलाका है, सारा पूरे पाकिस्तानियों का इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हम अच्छा गुमान करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि ये जो मंसूबा है ये पाया तकमील तक पहुंचे और इससे कराची के शहरी जो है फायदा उठा सके और इसकी हिफाजत कराची के शहरी खुद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह और हम सब कोशिश करेंगे ये सब कामयाब हो मंसूबा। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे और हम एक और मौजूद पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहां हम एक नहायत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। हम बात करेंगे नौजवान नस्ल के हवाले से। नौजवान किसी भी मुल्क या कौम की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। नौजवानों के हाथ में मुल्क की बागडोर होती है और जो कामयाब कौमें हैं और जो मतलब जो हमारे लिए बड़े तहजीब याफ्ता जो ममालिक हैं, वो अपने मुल्कों में, अपनी रियासतों में नौजवानों के लिए बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। वो नौजवानों की तालीम और तरबियत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। नौजवानों में शऊर को उजागर करने के लिए बड़े फ़िक्रमंद होते हैं और उन बच्चों की तालीम इस हिसाब से की जाती है कि जब वो जवान हों तो उन्हें पता हो कि उन्हें क्या करना है, उनके क्या मतलब वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि क्या हमारे नौजवान वो बिल्कुल सही समत में हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि आज अगर इनके पास मुल्क की बागडोर नहीं है, मगर कल ज़रूर है, कल इन्हीं के पास है, तो हम आज जैसा इन्हें तैयार करेंगे या कोई भी कौम जैसा अपने नौजवानों को तैयार करती है, वो उसका फल अगले कुछ सालों बाद हासिल कर रही होती है। तो अपने प्रोग्राम में आज बात करते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम मेहमान भी मौजूद हैं जो माहिर शऊर हैं और माहिर तालीम हैं, वो जो समाजी कारकुन हैं, प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। ये हमारे जो नौजवान हैं, आपके क्या ख्याल आते हैं? बिल्कुल सही समत में है इस वक्त या थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है? फ़हीम, सही सिमत में तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं है सही सिमत के अंदर। और सही सिमत का तयन करने से पहले नौजवान नस्ल को और हमारे बड़ों को और पूरी कौम को ये शऊर भी होना चाहिए कि सिमत क्या है और सही सिमत क्या है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे माशरे में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हर नौजवान कामयाब बनना चाहता है। तो पहले क्या वो हम सवाल करते हैं अपने आप से कि हमने अपने नौजवानों को कामयाबी की क्या तारीफ बयान की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि हमारे माशरे में कामयाब उसी को समझा जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या मालो दौलत आ जाए। ये हमारे नौजवानों ने एक माइंडसेट बना रखा है। नौजवानों के लिए अच्छी नौकरी कामयाबी है, तो ये तो हमने ज़िंदगी को बहुत ही छोटे मकसद के लिए तोल दिया है अगर हम गौर करें तो। जबकि अगर आप दीनी रुख से देखें, यानी कि मज़हबी रुख से देखें, आप फ़लसफ़ियाना रुख से देखें, आप अक्ल फ़हम और क्या कहती है रूहानियत के रुख से देखें, सारे एंगल से देखें, तो कहीं से भी एक समझदार इंसान की डेफिनेशन ये नहीं निकलती कि वो कामयाब जब है जब उसके पास माल दौलत। आप अपने अगर बच्चे को, अपने बेटे को अगर कामयाबी के बारे में बताएंगे कि कामयाबी ये है, तो वो क्या बताएंगे? देखिए, मैं इसको सिंपल लफ्ज़ में बयान कर देता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कामयाब वो है जो मुतमईन है। जो मुतमईन है, जो मुतमईन इंसान। आप कहते हैं जो मुतमईन कैसे हो? हम तो मुतमईन ही नहीं होते। जो बंदा काम ही नहीं कर रहा है, मुतमईन है। मुतमईन वो है जो शुक्रगुजार है। अच्छा, ठीक है, शुक्रगुजार, अच्छी बात है। और शुक्रगुजार वो है जो गौर करता है। जब उसको एहसास होता है कि कितनी नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं या जो भी मामलात हैं उनमें मैं सही हूँ, इससे इफ़ एंड बट में नहीं जीता इंसान। जिस हालात में भी है उसका उन हालात का एहसास करते हुए वो शुक्रगुजार है।
और क्योंकि वो शुक्रगुजार है इसलिए वो मुतमईन है, और वो क्योंकि वो मुतमईन है इसलिए वो कामयाब इंसान है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ये सिर्फ आपको लगता है कि हम पैसा और नौकरी, अच्छी नौकरी जो है इसको कामयाबी तस्वर करके भाई बैठे मैं हुए हैं? कई सालों तक और कई सालों से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और कई सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए और कई यंग लोगों से मेरी इनकाउंटर्स होते हैं, मेरी काउंसलिंग में उनकी करता हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस भी करता रहा हूँ। तो मेरा जो अब मुशाहिदा है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे उनके एक ही फ़िक्र होती है कि हम इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके पास करेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। और मैं जब उनसे पूछता हूँ अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, तो कहते हैं अच्छी नौकरी होगी तो पैसा ज़्यादा होगा, तो हम कामयाब होंगे, हम अच्छी शादी कर सकेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा। बस उनका एक फ़ोकस यहीं तक रह गया। जबकि अगर आप हकीकत को नज़र में रखते हुए गौर फरमाएं तो जो कामयाब कौमें हैं उनके यहाँ जो नौजवान हैं वो इस तरफ नहीं भागते कि पैसा आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। वो अपने पैशन को तलाश करते हैं कि उनका वजूद किस मकसद के लिए बना है, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करते हैं। देखिए, ज़िंदगी का मकसद होना एक अलग चीज़ है और ज़िंदगी में उस मकसद तक जाने के लिए माश होना अलग चीज़ है। सर यहाँ पे रोकूंगा, ज़िंदगी के मकसद के हवाले से बात ज़रूर करेंगे हम। देखें, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लोग ये बच्चे ये सोचते हैं, वो क्यों ना सोचें। हम एक गरीब माशरे में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे माँ बाप अपना पेट काट के उस बच्चे के कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी कर रहे होते हैं। अब वो उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह मैं ये कंप्लीट करूं और मैं नौकरी करूं। माँ बाप भी यही चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ये बीए करे या बीएस करे या एमएससी करे या एमए जो भी एफए करे, नौकरी करे, कुछ काम करे, वो हमारा सहारा बने, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। तो ये एक पूरा इसी तरह सिस्टम जो है ना वो चलता जा रहा है। अब बताएं। देखिए फ़हीम, आपने सही फरमाया, बज़ाहिर ये चीज़ बिल्कुल सही नज़र आती है और मैं इससे इख्तलाफ भी नहीं करता, और ताने बाने ऐसे ही बुन रहे हैं। और वो कहते हैं मुफलिसी जो होती है वो किसी हद तक इंसान को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ये बात कम्प्लीटली सही नहीं है। अगर ये बात गलत है कि मुफलिसी, अगर ये बात सही है कि मुफलिसी से जो इंसान मुफलिस है वो तो फिर क्या मकसद है यार ढूंढेगा, तो फिर तारीख उठा के देखिए जितने भी दुनिया में ग्रेट लोग गुजरे वो महलों में बैठ के उन्होंने इजादात नहीं की है। बिल्कुल सही। और जो मजहबी ग्रेट जो गुजरे हैं उन्होंने महलों में बैठ के और कहते हैं हीरे जवाहरात में लद कर जो है ये कामयाबियाँ हासिल नहीं की हैं जो जिनके नाम हम लेते हैं। तो साबित ये हुआ कि जब मकसद इंसान के वजूद का उसको हासिल हो जाए तो मुफलिसी फैक्टर नहीं रहता इन्फ्लुएंस करने का। फिर आप एक वक्त भी खा सकते हो। हाँ, जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए, दुनिया में हयात रहने के लिए, सेहतमंद जिस्म के लिए आपको खाना चाहिए, आपको माश चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया ना अभी पहले कि मकसद हयात होना अलग चीज़ है और माश हासिल करना अलग चीज़ है। वो अलग प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में ज़रिया माश को ही मकसद हयात बना लिया है। तो मकसद हयात जो है, जो ज़िंदगी का मकसद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं दीनी बात करूं तो मकसद तो एक ही है कि ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करना। जिस मकसद के लिए आप दुनिया में आए हैं, आपको भेजा गया है कि आप वापस वैसे हो जाएं जैसे आप जन्नत में थे, यानी कि रूह एनर्जी फॉर्म में बन जाए। ये तो एक दीनी इसका रुख है। अगर फ़लसफ़ा देखें ज़िंदगी का, तो हर इंसान के वजूद का बनाने वाले ने कोई ना कोई मकसद बनाया है, आपको वो तलाशना है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ पे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनकी खिदमत करने में, इन राइट्स प्रोटेक्ट करने में। कुछ लोग ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में ज़िंदगी लगा देते हैं। तो कम से कम उनके पास कोई एक मकसद है जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है। और गौर कीजिए, दुनिया के तमाम मामला, जितने भी मामला हैं, उन तमाम मामला से जो भी मकासद निकलते हैं कोई इंसान अडॉप्ट करता है, उनका ताना बाना बुनता है खिदमत इंसानियत से। और तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, सिर्फ हमारा दीन इस्लाम नहीं, तमाम मज़ाहिब इस मकसद को, इंसानियत की खिदमत के मकसद को अव्वल और तरीन मानते हैं, बेहतरीन मकसद मानते हैं। और अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्या खिदमत इंसानी वाला जो एक जज्बा है जी, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है इसमें कंपैरेटिवली पिछला जो एक पिछली जनरेशन थी उससे कम है या ज़्यादा है? अब कम इसलिए होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि नफ्सा नफ्सी का दौर है और मादियत परस्ती का दौर है। जब इंसान मैटर की तरफ या मादे की तरफ, मादियत परस्ती की तरफ गामजन हो जाता है तो वो सेल्फ अपने ज़ात के बारे में सोच रहा होता है। उसको ना अपनी नफ्स उसको कंट्रोल कर रही होती है कि मुझे ये मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं बड़ा इंसान बन जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, मुझे पावर मिल जाए, मुझे गाड़ी बंगला दौलत, ये सब जो भी हमारी स्टैंडर्ड्स बने हुए। तो इसलिए नौजवान में इस वक्त ज़्यादा नज़र आता है। जबकि इसके बरक्स होना क्या चाहिए, पहले दौर में क्या था, जो हमारे बुज़ुर्ग थे और बड़े लोग थे वो ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते थे, इंसानियत की खिदमत किया करते थे, वो मादियत से ज़्यादा इंसानों को फ़ोकियत दिया करते थे। एक बात। दूसरी बात, हमारी नौजवान नस्ल एक चीज़ भूल रही है
कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रही है ये बेजान है। सही सर, मैं इस हवाले से ना आपसे ज़रा मज़ीद बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि बहसीत कौम हमें नौजवान, हमारे जो नौजवान हैं वो मतलब किस किस पहलू में उनकी तस्हीह की ज़रूरत है, कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मौजूद हैं हमारे साथ प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल के हवाले से कि क्या बिल्कुल सही समत में है नौजवान नस्ल। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एक और मेहमान ने, जो एक नौजवान समाजी कारकुन है और उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं, सियासत से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उफ़क़ बलोच मुजाहिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप उफ़क़ साहिबा? ज़बरदस्त। अच्छा उफ़क़, ये बताइए कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं इस हवाले से कि नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल सही समत में है? हेलो उफ़क़ जी, आपका मेरा ख्याल है कि हमारा और आपका राब्ता, टेलीफोनिक राब्ता जो है वो इस वक्त वो टूट गया है। इंशाल्लाह अभी आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। बहसीत कौम, ये जो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, आपने इस हवाले से जो है वो अपने ख्यालात जो हैं वो पेश किए हैं। बहसीत कौम हमारे नौजवानों को किन किन पहलुओं पे तस्हीह की ज़रूरत है? देखिए सारे पहलू मिला के एक जामे बात अगर हम करें तो किसी भी इंसान का करैक्टर जो होता है वो तयन करता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, आप क्या करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हो। तो जिस तरह इंसान का या ज़ाती इंसान का करैक्टर होता है एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का, इसी तरह कौमों के भी करैक्टर होते हैं और कौम का करैक्टर जो है वो नौजवानों के करैक्टर से मिल के बनता है। ठीक है। अब नौजवानों को अपने ज़ाती करैक्टर में क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो हमारा मज़हब भी उसकी तालीमात देता है, अखलाकियात भी तालीमात देती है, एथिक्स भी तालीमात देती हैं कि आपके करैक्टर में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए और आप अपने आप से और दूसरों से ऑनेस्ट रहो, सच्चे रहो। दूसरा, हमारे माशरे में दो बीमारियां जो शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं हमारे माशरे के नौजवानों को, वो ये एक तो ड्रग एडिक्शन बहुत है हमारे माशरे में। ठीक है, मंशियात। देखिए मैं थोड़ा खुल के बोलना चाहूँगा कि जितना मैं यूनिवर्सिटीज़ को मैंने मुशाहिदा किया है और स्कूल तो नहीं, कॉलेजेस में भी, तो बहुत बदतरीन ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। लड़के हों लड़कियां हों, बहुत बुरा हाल है। और ड्रग्स भी, स्मोकिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, जब मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ तो इसमें बदतरीन ड्रग्स की बात हो रही है। और ये एक ओपन सीक्रेट है, ओपन ट्रुथ है जो सब जानते हैं और कोई इसके ऊपर हाथ उठाने को या आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, या उठा भी रहे तो वो सुन नहीं रहे, इतनी बदतरीन तरीके से फैल चुका है। दूसरा, एक चीज़ कॉमन मैंने देखी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जब मैं पढ़ाता रहा हूँ, कॉलेजेस के अंदर मैं गया हूँ, स्कूलों के अंदर मैं गया हूँ, वहाँ पे बच्चा और कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट फाहश गोई बहुत करते हैं। जो इंसान अपने मुंह से अल्फाज निकालता है वो तस्वीर बनाते हैं उसके अंदर के किरदार की, ये बात हमने हमेशा सुनी है और कॉमन सेंस है। अब जो इंसान मुस्तकिल मुंह से बदकलामी निकाल रहा है, फाहश गोई कर रहा है, उसकी गुफ्तगू, उस इंसान के करैक्टर से के बारे में आप क्या सोचेंगे? पहले ज़माने में कोई एक आध शख्स गालियाँ दिया करता था तो हैरानगी से लोग देखा करते थे कि यार ये अजीब शख्स है, गालियाँ देता है। आजकल तो ये हाल है फ़हीम कि कोई अगर गाली ना दे तो लोग हैरानगी से देखते हैं, तो ये कोई गालियाँ नहीं देता। आपको मैं एक बड़े अफसोस की बात बताता हूँ, ज़ाती तौर पर मुझे इसका बड़ा अफसोस भी है, क्योंकि मैं एक्टिंग से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने शौक़ के लिए कभी कभी काम किया करता हूँ। तो मुझे पिछले कुछ अरसे से 2-3 जगहों से मुझे कॉल आई और उन्होंने कांटेक्ट किया शॉर्ट फिल्म के लिए। अब सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वो उसमें गाली को बड़ा कॉमन कर दिया गया। मतलब आप, क्योंकि टीवी नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है, सोशल मीडिया पे आपने अपलोड कर दी, चढ़ा दी, आपने रिलीज़ कर दी, वहाँ पे कोई पूछने बताने वाला नहीं है, तो वो हम एक्टर्स से गाली भी जो है वो कहलवाई जा रही है। इट शोज ना कि आपके माशरे का मयार कहाँ गिरता जा रहा है। हाँ। दूसरी चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नौजवानों की करैक्टर बिल्डिंग, जो हम पिवट रख के बात कर रहे हैं इसको,
तो उनकी करेक्टर बिल्डिंग कहाँ होती है? किसी भी इंसान की बुनियादी जो करेक्टर बिल्डिंग होती है वो कहाँ होती है? वो माँ की गोद में होती है। तो ख़वातीन का जो रोल है वो किसी भी माशरे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो कोई खाला, किसी भी शक्ल में हो। अगर ख़वातीन जिनकी गोदों में बच्चे पलते हैं, बेसिक तरबियत हासिल करते हैं, बुनियादी तरबियत, वो उनके अगर उनको तमीज़ नहीं होगी कि करेक्टर बिल्डिंग क्या होती है, तो वो क्या करेक्टर बिल्डिंग करेंगी? मैं नाउज़ुबिल्लाह किसी भी हमारी बहन या माँ के करेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको एहसास होना चाहिए कि करेक्टर क्या है, और ख़ुद अपना करेक्टर को वो माएँ कहाँ हैं जिनकी गोदों से ग्रेड्स पैदा हुआ करते थे। मैं किसी को ग्रेड का नाम नहीं लूँगा कि फ़लाँ ग्रेड, उसमें भी लोगों को इख्तलाफ आता है कि ये ग्रेड नहीं है, ये ग्रेड है। हाँ सही है। मैं तो कह रहा हूँ वो माएँ कहाँ हैं जिनकी गोदों से ग्रेड्स पैदा होते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ आपने जो बहुत सारे जो मसाइल हैं किरदार के हवाले से आपने कहा कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वादा खिलाफ़ी और ये सारी चीज़ें जो आपने जो मेजर जो आपने चीज़ें बताई वो है मनशियात, फहश गोई, ठीक है, जिसमें तमीज़ और अदब इसकी कमी नज़र आती है, और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग। अब इन सारी चीज़ों को किस तरह इकट्ठे जो है वो मतलब लेके चल सकते हैं और एक नौजवान नस्ल की ट्रेनिंग का हिस्सा बना सकते हैं? ये तो हमने वो डायग्नोज तो कर लिया कि ये मामलात हैं, तो इस बारे में आपसे जानेंगे क्या तालीमी जो हमारा निसाब है इसके ज़रिए हमने काम करना है, या मीडिया के ज़रिए, या सोशल मीडिया के ज़रिए, या जो भी आप समझते हैं। इस हवाले से आपसे जानेंगे। छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत पर हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद फिर से आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोफेसर सलमान राजा आज स्टूडियो में न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं, जिनसे बात हो रही है नौजवान नस्ल के हवाले से कि नौजवान जो हैं इनको किस सिमत को इख्तियार करना चाहिए और इस वक्त जो है वो किस सिमत जा रहे हैं। वक्फे से पहले आपने कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें डायग्नोज की कि हमारे नौजवानों में जो है वो हैं, इनके इलाज की तरफ आते हैं। आपने कहा कि मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है नौजवान नस्ल में, जो कि बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है, ठीक। फिर आपने कहा कि फहाशी, जिसमें फहश गोई भी आता है, और भी इस तरह के मामलात हैं जिसका हमारी नौजवान नस्ल शिकार है। तीसरी बात आपने कही कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से कि वो जो किरदार, एक आइडियल किरदार जो इकबाल के शाहीन वाला जो किरदार है वो मिसिंग है, ठीक है। तो अब इनके लिए दवाई कौन सी, ज़रा बताएं प्रैक्टिकली हमें, पूरे पाकिस्तानियों को ऐसा वो क्या करना है, या हमारी हुकूमतों को, जो जितने भी हमारे रहनुमा हैं, उनको ऐसा क्या करना है कि हम अपने इन नौजवानों को इन अमराज से बचा सकें और अपने लिए बेहतरी की तरफ लेकर आ सकें? देखिए, पहले तो बकौल इकबाल के उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उनको अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। तो ये है इकबाल जैसे ग्रेड्स का जो है नज़रिया, कि जब आपके अंदर वो स्पार्क जनरेट होगा ना हमारे नौजवानों में, वो जुस्तजू कि हमें कुछ कौम बनना है, हमें इंडिविजुअली भी कुछ बनना है, तो उनको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। यहाँ तो है कि नशे में धूत उनको आसमान में उड़ रहे होते हैं, ये हालत हुई है माजरत के साथ। तो इनका हल ये दवाई, और पहले तो एक बात और समझनी चाहिए, कौमें पनपती हैं वक्त के दौराहों में और वक्त के साथ साथ हील करती हैं, असबाब से गुजरती हैं, मामलात से गुजरती हैं, अपनी गलतियों से सीखती हैं। ये एक प्रोसेस है कौमें बनने का। ऐसा नहीं होता कि आज हमने प्रोग्राम किया या हमने फ़िक्र ज़ाहिर की तो कल कौम बेहतर हो गई। एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं, एक महीने का काम नहीं, ये सालों का काम है। इट टेक्स डेकेड्स, दहाइयाँ लगती हैं इसमें। तो लेकिन सिम दुरुस्त करना ज़रूरी है। तो सिम दुरुस्त ये, एक तो हमने अर्ज़ किया कि कैरेक्टर बिल्डिंग उस बेसिक नर्सरी से जहाँ पे बंदे की कैरेक्टर बुनियादें बनती हैं, जो माँ की गोद में। तो माँ की गोद को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके किरदार को, माँ को कैसे समझाया जाए, माओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है जो आपके मज़हब का है, दीन का है। अच्छा। हम दीन में से सब कुछ तो निकालने को तैयार हैं अपने मतलब का, लेकिन जो काम की चीज़ है वो नहीं निकालते हम। अच्छा। दीन में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ सही ये हम बात करते हुए कम नज़र आते हैं, और 10,000 चीज़ें दीन की हम उठाते हैं। मैं बहरहाल इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लोगों को फिर इस पर इख्तलाफात होते हैं। ठीक है। दीन में वादा खिलाफ़ी करने को मना किया गया, कहा फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, जो फाहश गोई करे, जो वादा खिलाफ़ी करे और अमानत में ख़यानत करे। हम इन चीज़ों पे एम्फेसाइज़ नहीं करते, और उन सारी
ये हमें करना चाहिए। दीन से हमें ये हकीकतें निकालनी चाहिए। दीन का एसेंस है ये चीज़ें। सही और गलत की तमीज जो है वो हम दीन से जो है वो दीन का एसेंस ये है कि अगर मेरा सगा भाई चोरी करे या गलत काम करे तो मैं उसको खड़ा होकर गलत कहूँ। हमारे माशरे में क्या है, क्योंकि मेरा भाई है तो उसको गलत भी मैं उसको डिफेंड करूंगा, नहीं सही है यार, मोहब्बत है, भाई है मेरा। नहीं, दीन कहता है गलत को गलत कहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो बुनियादी किरदार डेवलप होगा ये हमें दीन से समझना है। दूसरा जो हमारा टीयर है, दूसरा लेवल जो है जहाँ पे नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो है इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे। मैं शॉर्ट करता हूँ, गवर्नमेंट के तालीमी इदारे सिंध के खासकर क्या हालत है। 6000 से ज़्यादा गोस्ट स्कूल्स मौजूद हैं सिंध में जहाँ पे ना पढ़ाई होती है, सिर्फ वहाँ के असातिज़ा तनख्वाह लेते हैं और उन स्कूलों के अंदर भैंसे और गधे बंधे हैं। ये तो ये कोई मतलब हैरानगी और अफसोस की बात नहीं, ये सड़ी हुई बदतरीन सोसाइटी हो चुकी है, रॉट हो चुकी है, ये वर्स्ट कंडीशन है। दूसरा जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो आपने भी देखा है कितनी क्लासें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सियासी पार्टियों का राज है। वो अपनी सियासत चमकाते हैं, नौजवानों को वहाँ से उचक लेते हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, खासकर सिंध में, पाकिस्तान में बेहतर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आगे पढ़े तो उनके पैसे, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तालीम को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में जो असातिज़ा हैं वो स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होने चाहिए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, मैंने कहा उनकी सोबत से स्टूडेंट सीखें। पहले ज़माने में जो उस्ताद तालीम दिया करते थे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हीं के घर में शाम में जाके उनके बैठक में बैठा करते थे शागिर्दान और उनसे सीखा करते थे कि किरदार क्या है। उनसे सीखा करते थे कि झूठ नहीं बोलना, अमानत में खयानत नहीं करनी, मामलात को कैसे हिकमत से लेके चलना है, उनसे सीखा करते थे। आज टीचर को मतलब वो इज्जत और मर्तबा ही हासिल नहीं है जो पहले हुआ करता था। मैं माजरत के साथ मैं दोनों रुख पे बात सही है, ना हासिल है ना उन्होंने लेने की कोशिश की। जी हाँ, उन्हें लगता है कि टीचर तो वो एक नाकाम आदमी है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिली। वो आज भी ऐसे टीचरों को मैं जानता हूँ, उस्तादों को जानता हूँ जिनकी इज्जत करते हैं शागिर्द, और उनका रुतबा है, लेकिन उनका किरदार भी फिर वैसा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सलमान राजा, और आज हम अपने नौजवानों पे बात कर रहे हैं। भाई, नौजवान नस्ल को किन किन मसाइल का सामना है, किन किन परेशानियों का ये शिकार हैं, क्या क्या रुकावटें हाई हैं इनके लिए, उस सब पे तो हमने बात की, ठीक है, जिसमें इनिशियली हमने शुरू से ही अच्छी नौकरी, कामयाबी और वो जो माइंडसेट, टारगेट और बेरोज़गारी और इन सारे पहलुओं से होते हुए हमने कहा मंशियात, फहाशी का मसला है और कैरेक्टर बिल्डिंग के इश्यूज़ भी हैं, उनका भी सामना है। इन तलखियों के साथ साथ ज़रा आते हैं इन खूबियों के हवाले से। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बग़ैर किसी मतलब उनके पास उतने वसाइल भी नहीं हैं, मगर फिर भी वो जो उनकी आउटपुट है वो आउटस्टैंडिंग है ना। तो जो आपको लगता है कि जो हमारे पास खूबियां हैं जिनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है वो क्या है, प्लीज़ वो भी बयान कीजिए। देखिए फ़हीम, एक तो पहले हमें ये तमीज़ भी करनी होगी कि टैलेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग दो अलग चीज़ें हैं। जो आपका अकली टैलेंट है जो हमारे नौजवानों में पाया जाता है वो इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो पोटेंशियल सही चैनल हो रहा है? नो। तो उसमें से एक नौजवान चल गया और उसने कामयाबी को हासिल कर लिया अपने बलबूते पे, कोई गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, कोई ईजाद कर ली, तो ये ऐसे ही ये थोड़े अरसे तक तो चलेगा, लेकिन फिर डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं हमारे नौजवान। ठीक है, दुनिया की तमाम कौमों से बेहतरीन जहन और जो सोच हमारे नौजवानों ने पाई है, अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिले और चैनलिंग मिले, वी कैन डू वंडर्स, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हम किसी से कम नहीं है, ठीक हो गया, लेकिन हो नहीं रहे। दूसरी चीज़ जो अभी थोड़ी बेहतरी आई है हमारे माशरे में, वो एक थोड़ा सा शऊर, यानी कि कह लीजिए अवेयरनेस आ गई। शऊर तो सही वर्ड नहीं, अवेयरनेस, जो किसकी वजह सोशल मीडिया, इंटरनेट का दौर है, तो कम से कम अब कुछ गलत हो रहा होता है जो किसी तमीज़ के नौजवान को लगता है कि गलत हो रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करते हैं और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। जो अच्छा हो रहा होता है उसको भी तो सोशल मीडिया पे ले जाते हैं, ये भी तो एक मसला हो गया। यहाँ पे वही प्रॉब्लम आती है फ़हीम, क्योंकि हमारी बेसिक कैरेक्टर बिल्डिंग नौजवानों की इस पीढ़ी की हुई नहीं है वो, और अब उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। अब एक वीडियो आपको मिलेगी कि वो बोलेगा यार देखो क्या बंदा ज़बरदस्त, इसने क्या ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए हैं या गाड़ी रखी हुई है, बनाई हुई है। एक मिलेगा वो कहेगा जी देखें कितना अच्छा आदमी है, गरीबों की खिदमत कर रहा है। हमारे माशरे में गरीबों की पैसे से मदद कर देना जो है ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है।
माजरत के साथ बड़े बड़े इदारे खुले हुए हैं जो लोगों को खाना खिला के और उनकी फाइनेंशियल मदद करके समझते हैं, और वो रीज़न देते हैं कि क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है। देखें, महातीर मोहम्मद का कॉल मशहूर है कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो। कांटा तो दो भाई आप मछली कब तक खाना खिलाते रहोगे? एक दफ़ा आप करेक्टर बिल्डिंग करो ना, खुददार बनाओ ना। देखें, इंसान वही हाथ फैलाता है जो खुददार, जिसकी खुददारी की मौत हो चुकी होती है, खुददारी उसकी नफ्स से गिर चुकी होती है, और वो इंसान जो खुददार होता है वो मर जाता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, मुझे ये कहाँ है हमारी डेवलपमेंट? आप बिल्कुल सही जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। अगर हमारे तालीमी निज़ाम को कुछ बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अभी तकरीबन कोई 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और स्कूल नहीं जा रहे। अगर 5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2.5 करोड़ जो हैं वो सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, 2.5 करोड़ प्राइवेट स्कूलों में कर रहे हैं। उन 2.5 करोड़ जो प्राइवेट स्कूलों में हैं उनमें से भी सिर्फ एक चंक है जो ब्रांडेड स्कूलों में या अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। ओवरऑल तालीम का जो मेयार है वो आपके सामने है। सर, ये जो बच्चे जो उस मेयार से हट के वो जो बच्चे तालीम ही हासिल नहीं कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये जवान हो जाएंगे बच्चे गैर तालीम याफ्ता, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर, एक तो अफसोस ये कि हमारे मुल्क में हर किसी के पास रीज़न होता है। जैसे आपने बयान किया कि तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो उन माँ बाप से पूछो कि बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे तो कहे जी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, स्कूल ही नहीं जा सकते। यही रीज़न होता है ना जी। ऐसा नहीं है। जो कौमें आगे बढ़ना चाहती है ना वो हर रुख पे आगे बढ़ती हैं। तो मेरी उन माओं से, उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अगर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, किताबें तो यूज़ में ले सकते हैं, होम ट्यूशन करें, होम स्कूलिंग करें, पढ़ाएं। बहुत बड़ा रुझान है, दुनिया भर में होम स्कूलिंग होती है। पहली से 8वीं जमात तक की किताबें घर पे ले आएं और अपने बच्चे को खुद पढ़ाइए, उसका इम्तिहान भी खुद लीजिए, अपने तरीके से पढ़ाइए। जब वो 8वीं जमात तक का कोर्स कवर कर ले, 9वीं जमात में उसको बोर्ड में आपको कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जो दीन इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं, अगर आप वही अपनी औलाद को, जनरेशन को सिखा देते हैं तो वो एक अच्छा इंसान बनने में कामयाब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना। अच्छा, आखिरी बात, जनाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उनकी जो सोच, जो उनका काम, जो उन्होंने हमारे मतलब अगली आने वाली नस्लों के लिए किया, क्या वो हम मुंतकिल कर रहे हैं? क्या वो हम समझा रहे हैं? अगर वो निसाब में शामिल कर दिया जाए तो फिर कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, इकबाल के चंद अशार या चंद नज़में या चंद जो मुकालमे हैं उनको कोर्स में डाल देने से आपकी तरबियत इकबाल नहीं बन जाएंगे नौजवान आपके। इकबाल जो फ़िक्री सोच रखते हैं, जो खुदी की सोच उन्होंने बयान फरमाई, जो फ़िक्र अंगेज़ी की सोच उन्होंने बयान फरमाई नौजवानों के लिए, वो कहते हैं खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये कौन इंसान कहेगा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर दो, यानी कि बुज़ुर्गों का उस्ताद? नौजवानों को लीड करना चाहिए, लेकिन उसके लिए खिरत ग़ुलामी से आज़ाद होनी चाहिए। मैं नहीं होनी चाहिए उस कौम के अंदर, हर बुज़ुर्ग के अंदर, हर बड़े के अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। ये तो इकबाल की जो फिक्र है वो तो हम उसको ग्रैस्प भी नहीं कर पाए अभी तक, माजरत के साथ। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, और नौजवानों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो बाकायदा इकबालियात या फ़लसफ़ा इस्लाम एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे निसाब के अंदर। इसमें बुनियादी से ही नौजवानों के अंदर वो फिक्र पैदा की जाए, वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, वो जोश और वलवला पैदा किया जाए जो उनकी रूह को बेदार करे यंग एज से ही। तो तब जाके आप इकबाल के उस ग्रेटनेस, या इकबाल के अलावा और ग्रेट्स हमारे खत्ते में गुजरे उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो फिर नौजवान निकलेगी नस्ल, हमें रूह फूंकनी होगी नौजवानों के अंदर। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि क्या हमें 15 साल बाद, 20 साल बाद किस किस्म के, कितने तैयार और कितने बेहतरीन नौजवान चाहिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।